नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना ब्रजकिशोर तिवारी। जस्टिस सूर्यकांत ने जब नवंबर 2025 में हमारे देश के सीजीआई की पोस्ट को संभाला, उसके पहले पूरा समाज, पूरा देश और बल्कि बहुसंख्यक वर्ग बहुत ही डरा हुआ था, क्योंकि हिंदुओं को मालूम था कि उन्होंने कुछ साल पहले जो हमारी भाजपा की प्रवक्ता थी नूपुर शर्मा, जब वो एक टीवी डिबेट पर बात कर रही थी, तो उन्होंने अपना एक केस ले जाकर, उनके खिलाफ बहुत सारे केस पूरे देश में रजिस्टर्ड हुए, तो वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और उन्होंने कहा कि जितने भी हमारे पूरे देश में केस हैं, इनको एक जगह क्लब कर दिया जाए। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने, जो कि उस समय सीजीआई नहीं थे, उन्होंने इतनी अजीबोगरीब टिप्पणियां की कि तुम्हारे कारण पूरे देश में दंगा हो रहा है, तुम टेलीविजन पे आओ माफी मांगो, तुमने ही हिंदू मुस्लिम फैला के रखा है, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो। माने जो एक जज का काम नहीं है वो भी उन्होंने कहा। मैंने एक टिप्पणी जो अजीबोगरीब परिवारों में देखने को मिलती है कि जो मेंबर दूसरे मेंबर से चिढ़ता है तो ऐसा बोलता है, इस तरीके के लांछन लगाना सुप्रीम कोर्ट ने किया, जिसके कारण जब सीजीआई, हमारे यहाँ सूर्यकांत जी सीजीआई बनने वाले थे, तो पूरा देश, खासकर हिंदू समाज, काफी व्यथित था कि पता नहीं ये आएंगे तो और क्या करेंगे। हर जगह यही मीम्स बन रहे थे कि भाई ये आएंगे तो और बट्टा ढा रहे। पर जस्टिस सूर्यकांत ने सीजीआई का पद संभालते ही शायद उन्हें इस बात का एहसास था कि उनसे एक बहुत बड़ी गलती एक महिला के लिए हुई, जिससे उसकी जान को खतरा हो गया। तो उन्होंने जब से पद संभाला है, देश में इतने प्यारे प्यारे, माने इतने खूबसूरत, इतने सुनहले निर्णय ले रहे हैं वो सीजीआई बनने के बाद कि कमाल ही कर दिया। जैसे एसआईआर चल रहा था, उसके खिलाफ बहुत सारी पिटीशन लगी, उन्होंने कहा नहीं, एसआईआर होगा, बिल्कुल सही है। फिर ममता बनर्जी द्वारा और मुलायम सिंह के लड़के अपने अखिलेश के द्वारा ये कहा गया कि साहब ये जो चुनाव आयोग है ये भ्रष्ट है और इसे नागरिकता देने का कोई अधिकार नहीं है। उस पर भी सीजीआई ने कहा तो फिर कौन देगा? जाइए सरकार से पूछिए। मेरे ख्याल से तो चुनाव आयोग ही बताएगा कि देश का नागरिक कौन है। इसी तरीके से 370 और भी जो भी विवादित थे, जिसमें हम सब बहुत व्यथित थे, पर इतना पॉजिटिव, इतना सकारात्मक, इतना रचनात्मक निर्णय उन्होंने दिया कि आज पूरा देश आह्लादित है। अभी कुछ दिन पहले आपको याद होगा, ममता बनर्जी पहुंच गई थी, वो सीबीआई पहुंची कि साहब हमको, बीएसएफ पहुंची कि साहब हमको जमीन नहीं दे रहे हैं वहां, तो हाईकोर्ट ने इनके निर्देश पर जमीन देना भी मान लिया, ममता बनर्जी को गलत माना। ऐसे ही जब अभी देश की सर्वोच्च संस्था ईडी ने बंगाल में छापा मारा, तो ममता बनर्जी ने गुंडी की तरह आकर पुलिस अफिसरों, अधिकारियों के हाथ से सारी जब्त फाइलें छीन ली और उनके खिलाफ पुलिस एफआईआर करा दी और उन्हें गिरफ्तार करने के आदेश भी दे दिए। वो बेचारे बगैर कुछ किए चले आए। पर जब सीबीआई और ईडी ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली, तो इन्हीं सीजीआई सूर्यकांत जी ने यह निर्णय दिया कि एक पब्लिक फिगर और नेता होते हुए, राजनेता होते हुए ममता बनर्जी ने ठीक नहीं किया इस तरीके से इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स के हाथ से फाइलें छीनने का। कुछ चीजें इतनी प्यारी इन्होंने की कि हम सबको इनसे बड़ी आशाएं हो गई थी। वर्तमान समय में अगर आपको मालूम हो, यूजीसी का मामला आया। यूजीसी के मामले में इतना घनघोर ब्लंडर कर दिया, इस डेंट को मिटाने में भारतीय जनता पार्टी को बरसों लग जाएंगे। आप सोचिए कि यूजीसी में ये कहा गया कि साहब जो एससी एसटी हैं और जो ओबीसी हैं, इनके खिलाफ जो सवर्ण लोग हैं, ये अभद्र टिप्पणियां करते हैं, इन्हें ब्लैकमेल करते हैं, इनको परेशान करते हैं। ये मानते हुए उन्होंने कानून बनाया और ये बता दिया कि साहब अगर कोई भी एससी एसटी का बच्चा अगर जाकर ये बोलता है कि साहब इन्होंने हमारे साथ अभद्र व्यवहार किया, तो आप बस सोचिए कि वहीं पे एक कमेटी बनेगी जिसमें सबसे ज्यादा मेंबर्स उन्हीं के होंगे, सवर्ण मेंबर कोई नहीं होगा। वो कमेटी डिसाइड करेगी और उस व्यक्ति पर पुलिस केस कर दिया जाएगा। पुलिस केस में 3 साल से 10 साल की जेल का प्रावधान है। आप सोचिए कि आखिर सवर्ण कहां जाएंगे। जब बहुत हो हल्ला मचा सोशल मीडिया और चैनल्स पर, अखबारों में, उसके बावजूद हमारे माननीय मोदी जी से लेकर नीचे तक के तबके के किसी भी अधिकारी ने, किसी भी नेता ने एक शब्द भी सवर्णों के पक्ष में नहीं कहा। तब आखिरी आशा बची थी सुप्रीम कोर्ट।
और वहां पर पिटीशन लेके जब जाया गया और उन्होंने उसको सुना, उसके बाद जो उन्होंने ऐतिहासिक निर्णय दिया, हम सब मिलकर उन्हें सैल्यूट करते हैं। गजब कर दिया उन्होंने टिप्पणी की कि भाई इस कानून में तो कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि सवर्णों को सपोर्ट मिलेगा, ये एक पक्षीय कानून है। आपने ये कैसे मान लिया कि सवर्णों का उत्पीड़न नहीं होता, सिर्फ हरिजनों और SC ST और OBC का होता है। तीसरी चीज उन्होंने कहा कि क्या हम अपने देश को जातिवादी वर्गों में बांटना चाहते हैं? 75 सालों से जो हमारे देश की राजनीति है, जो जातियों में बटी हुई है, उसको और बढ़ावा देना है या कम करना है? ये किस तरीके का कानून है कि भाई जो SC ST हैं और OBC हैं, इनके लिए अलग तरह की पढ़ाई, अलग तरह का हॉस्टल, क्या करना चाहती है सरकार? वो बहुत नाराज हुए और उन्होंने इसकी फिर से फरवरी में सुनाई रखी है, जिसमें फाइनल हियरिंग होगी और सरकार से जवाब भी मांगा है। इतनी राहत का अनुभव सवर्णों को हुआ। साहब एक बात बताइए, हम क्या SC ST के दुश्मन हैं? नहीं। जब कॉलेज में कोई भी बच्चा पढ़ता है तो जात से नहीं बुलाया जाता, उसके नाम से बुलाया जाता, अबे रमेश, अबे ये, अबे यो। बड़ा प्यार और बड़ा सौहार्द होता है एक दूसरे में। पर इस कानून ने सबको जातिवाद में बांट दिया था। बहुत ज्यादा असुरक्षा की भावना सवर्णों में थी, पर थैंक्स टू जस्टिस सूर्यकांत साहब, फिर से उनको एक बार सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने जो जनभावना में था कि ये गलत है, उसको गलत कहा और जो होना चाहिए था वैसा आदेश दिया। नूपुर शर्मा के मामले में थोड़ी सी बदनामी उन्होंने झेली, इतनी टिप्पणियां उनको नहीं करना थी, जिसके कारण एक विशेष समुदाय आज नूपुर शर्मा का दुश्मन बन गया कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा है कि तुमने ऐसा द्वंद्व किया। आज नूपुर शर्मा छुप के जीवन जी रही है। शायद इस बात का एहसास जस्टिस सूर्यकांत को हो गया था और उन्होंने अपनी गलती मानी और आज जो भी निर्णय वो ले रहे हैं राष्ट्र हित में ले रहे हैं। चाहे बंगाल की ममता हो, चाहे यूपी का अखिलेश हो, चाहे कांग्रेस हो, अगर वो गलत है तो दिलेरी के साथ उनका सिस्टम होने के बावजूद जस्टिस सूर्यकांत ने निर्णय राष्ट्र हित में दिया। और ये जो UGC के मामले में उन्होंने निर्णय दिया, ये भी राष्ट्र हित में ही है, क्योंकि यहां पर इस कानून के द्वारा भाई भाई को लड़वाया जा रहा था। शर्म तो मुझे आती है कि इतनी ऊंचाइयों में पहुंचने के बाद भारतीय जनता पार्टी कैसे छोटे छोटी गलतियां करती है। माने एक ऊंचाई पे जाके आप भी क्या कांग्रेस हो जाएंगे? आप उन लोगों को भूल जाएंगे जो आपके लिए दिलो जान से लड़ते हैं? अगर सोशल मीडिया में मोदी जी या ये अमित शाह जी या अपने योगी जी के बारे में कोई टिप्पणी कर देता है तो पूरा सवर्ण समाज उस पर कूद पड़ता है कि ये गलत है और उसको तरह तरह की बातें सुनाता है, ऐसे जिसे अंधभक्त कहा जाता है। इन अंधभक्तों के लिए आपने इतना बड़ा काला कानून लाए थे। इसमें ज्यादा टिप्पणी नहीं करता क्योंकि हर व्यक्ति को इस समय मालूम है कि UGC क्या है क्या नहीं है। पर मैं तो आज इस वीडियो के मार्फत सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अपने सूर्यकांत साहब और उनके साथी पारदीवाला दोनों को नमन करने आया हूं कि कृपया अपने निर्णय की त्वरा इसी तरह से बनाए रखें ताकि देशभक्तों को, जिन्हें आजकल अंधभक्त कहा जाता है, एक राहत मिले, विश्वास हो सुप्रीम कोर्ट पर। हम सब बहुत खुश हैं और हमें विश्वास है कि राष्ट्र हित में, समाज हित में ही निर्णय लिए जाएंगे, ना कि देश को जातियों में बांटा जाएगा। हमारे ख्याल से आखिरी में मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि अगर सरकार इस कानून की जगह यह बनाती कि जो भी सवर्ण समाज का व्यक्ति SC ST और OBC के लोगों की मदद करेगा, मैंने स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, मैं मदद करेगा, उनका साथ देगा, उन्हें प्यार से रखेगा, उसको 10 मार्क्स ज्यादा दिए जाएंगे, तो शायद बहुत करीब आ जाती ये जाते। पर जिस तरीके से हमारे केंद्र ने हम सबको अलग करना चाहा, हिंदुओं को बांटना चाहा, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। और आपको मालूम है उसके पीछे कौन विभीषण था? UGC ने अपने ये सख्त नियम बनाए। नियम बनाने के बाद संसद की एक जो शिक्षा की कमेटी है उसके सामने रखा, उसने इसमें OBC भी जोड़ दिया। SC ST तक तो ठीक था, OBC भी जोड़ दिया। ये जुड़वाने वाला कौन था आपको मालूम है? वही व्यक्ति जो देश का हर समय बुरा चाहता है और अपने आप को कांग्रेस का नेता कहता है, यानी दिग्विजय सिंह। उस कमेटी का अध्यक्ष वो था।
दिग्विजय सिंह ने इसमें हमारे बीच के जो और हिंदू थे अच्छी जातियों के, उनको भी ओबीसी को उसमें जोड़ दिया और सिर्फ ब्राह्मण और ठाकुरों को अलग कर दिया। इस वीडियो के मार्फत मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भी सवर्ण समाज है, जिस तरीके से अभी एक हुआ है, फ्यूचर में भी अपनी एकता बनाए रखना, वरना हमारा जीना हराम कर देगी। ये सरकार भाजपा की हो चाहे कांग्रेस की। थैंक यू सूर्यकांत शर्मा साहब, थैंक यू वेरी मच।